Hello everyone, welcome to Daily Trillions Fact, in which we discuss important news from The Hindu, Indian Express, and PIB. Let's get started. Our first news is coinage with images of gods and goddesses. If I talk about this news, तो ये न्यूज इम्पोर्टेंट है कि अभी रिसेंटली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को डिमांड करा है कि जो हमारी करेंसी नोट है, इंडियन करेंसी है, उसमें गॉडेस लक्ष्मी और गॉड गणेश की इमेज होनी चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो प्रोस्पेरिटी की ओर बढ़े। अगर हिस्ट्री की बात करी जाए गॉड एंड गॉडेस की विद इंडियन कॉइन्स, तो ये हिस्ट्री काफी पीछे से है। अगर देखा जाए कुशांस, तो कुशांस फर्स्ट टाइम यूज किया था इमेज ऑफ गॉड्स इन देयर कॉइन्स। और अगर कुशांस की बात करें तो कुशांस ने रूल किया सेंट्रल एशियन रीजन को टिल 3rd सेंचुरी एडी, और इन्होंने फर्स्ट टाइम यूज किया था गॉडेस लक्ष्मी को एंड आटोशो, जो कि ईरानिक गॉडेस ऑफ वेल्थ हैं, अपने कॉइन्स में। अगर गुप्ता रूलर्स की बात करी जाए तो गुप्ता रूलर्स ने दुर्गा, लक्ष्मी एंड गंगा को डिपिक्ट किया अपने कॉइन्स में। अगर मोहम्मद गौरी की बात करी जाए तो मोहम्मद गौरी ने आफ्टर डिफीटिंग पृथ्वीराज चौहान इन द बैटल ऑफ ट्रेन इन 1192 एडी, तो इन्होंने भी जो गॉडेस लक्ष्मी है उनको डिपिक्ट किया अपने कॉइन्स में। अगर बात करी जाए विजयनगरा किंगडम की, तो इसके जो किंग थे हरिहर, तो इन्होंने जो अपने इन कॉइन्स इंट्रोड्यूस करे उसमें ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी एंड शिव पार्वती को डिपिक्ट किया गया। ब्रिटिश राज में जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसमें जो कॉइन मिंट करे गए उसमें श्री स्वामी पगोड़ा which depict लॉर्ड बालाजी, श्रीदेवी एंड भूदेवी, तो उनको डिपिक्ट किया गया उन कॉइन्स में। अगर बात करी जाए फ्रेंच और डच की, तो लोकल पीपल्स का कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए उन्होंने भी अपने कॉइन्स में मिंटिंग करना स्टार्ट किया लॉर्ड विष्णु की एंड गॉडेस काली की। दिस वाज द हिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन कॉइन्स। अगर बात करी जाए आरबीआई एक्ट 1934 की, आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को पावर देता है कि वो नोट्स को प्रिंट कर सकता है, एक्सेप्ट व्हाट, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। 1 रुपी नोट को नहीं कर सकता आरबीआई प्रिंट। इसको कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके ऊपर जो साइन होते हैं दैट इज ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। फाइनेंस सेक्रेटरी के साइन होते हैं 1 रुपी नोट पे, बाकी जितने भी नोट होते हैं उस पे साइन होते हैं गवर्नर ऑफ आरबीआई के। अगर कॉइनेज एक्ट 2011 की बात करी जाए तो ये किसको पावर देता है? ये पावर देता है यूनियन गवर्नमेंट को टू मिंट व्हाट? कॉइन। कॉइन्स को कौन मिंट करता है? यूनियन गवर्नमेंट। नोट्स को कौन प्रिंट करता है? आरबीआई, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर नेक्स्ट बात करी जाए तो न्यूमिस्मेटिक। न्यूमिस्मेटिक क्या है? न्यूमिस्मेटिक स्टडी है किसकी? कॉइन्स की, करेंसी की, बैंक नोट्स की और मनी की in some other form like beads, token and related subjects. So this is very important. अगर यूपीएससी सीएससी 2022 की बात करी जाए तो इसमें एक क्वेश्चन आया था, medieval India the term fanam refers to what? So it refers to what coins? Option B is the right answer. सेकंड न्यूज की अगर बात करी जाए तो 100th ईयर ऑफ साका पंजा साहिब, अभी रिसेंटली 100th ईयर पूरे हुए इस साका पंजा साहिब इंसिडेंट्स को। बेसिकली 30 अक्टूबर 2022 को 100 साल पूरे हुए साका पंजा साहिब इंसिडेंट्स को। ये इंसिडेंट्स क्या था? एक्चुअली 30 अक्टूबर 1922 को साका एक सिख थे, उन्होंने एक ट्रेन को रोकने की कोशिश करी क्योंकि वो सर्व करना चाहते थे लंगर टू हंगरी सिख प्रिजनर्स। और अगर इसकी बात करी जाए तो उन्होंने ट्रेन को रोकने की कोशिश करी,
स्टेशन मास्टर ने इन्फॉर्म किया कि ट्रेन यहाँ पे नहीं रुकेगी, तो सिक्स ने वहां पे प्रोटेस्ट किया और सारे के सारे सिक्स जो थे वो वहां पे ट्रेन के आगे लेट गए। और इसमें भाई करम सिंह एंड भाई प्रताप सिंह, इनकी शहादत हो गई। और उसी के बाद यहाँ पे इन दो सिखों को एज ए मार्टर माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस करी अपनी लाइफ्स को in order to protect the rights of Sikh against the Britishers. So very important for examination point of view. अगर बात करी जाए गुरुद्वारा पंजा साहिब की, तो ये जो गुरुद्वारा पंजा साहिब है ये पहले से ही जो है वो बना हुआ है। इट इज फॉर ओल्डर देन ढाका पंजा साहिब हिस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि ये इसके बाद बना, इस इंसिडेंस के बाद बना, ये पहले से ही बना हुआ है। और ये कहाँ पे है? हसन अब्दुल ऑफ पंजाब में। और महाराजा हरि सिंह एंड हिज जनरल हरि सिंह नालवा got the Gurudwara building constructed to commemorate Guru Nanak and his companion Bhai Mardana visit to the above site. Very important. नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट न्यूज है शौर्य दिवस। रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने विजिट किया, अटेंड किया शौर्य दिवस प्रोग्राम को, जो कि मनाया गया 76th इन्फेंट्री डे को। और ये इसको ऑर्गेनाइज करा गया इंडियन आर्मी के द्वारा बड़गांव में। इन्फेंट्री डे की अगर बात करी जाए तो ये मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। इसको क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इंडियन आर्मी ने रिपेल किया था फर्स्ट अटैक ऑन इंडियन सॉइल। जब पाकिस्तानी आर्मी ने 1947 में इंडिया के ऊपर अटैक किया था कश्मीर वैली में, तो इंडिया ने फर्स्ट अपना ऑपरेशन किया था आर्मी को पीछे हटा के। और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। और इस साल क्या खास बात है? इस साल खास बात यह है कि इसको इंडियन आर्मी और एयरफोर्स दोनों मिलके मना रहे हैं, क्योंकि इट इज द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। जब बात आती है इन्फेंट्री डे की, तो 26 अक्टूबर 1947 को जो था महाराजा रणजीत सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में जो 3 पावर हैं वो इंडिया को दे दी गई थी। कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। कम्युनिकेशन, डिफेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जम्मू एंड कश्मीर के किसको आ गए थे? इंडिया को। और इसी एक्सेशन के साथ जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पार्ट बन गया। जब इंडिया आजाद हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर ने अपने आप को फ्री रखने की बात रखी कि मैं ना तो इंडिया का पार्ट होना चाहता हूँ, ना ही पाकिस्तान का पार्ट होना चाहता हूँ। आई वांट टू बी फ्री एज ए कंट्री। बट जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया तो महाराजा हरी सिंह ने इसके ऊपर इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर साइन करा एंड जम्मू एंड कश्मीर बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो अभी जो झारखंड के गवर्नर हैं, he has sought a second opinion in case of ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, जो कि उनके सीएम के ऊपर है। तो क्या इसकी हाईलाइट है? फॉलोइंग अ पिटीशन सीकिंग CM's disqualification from the assembly, election commission sent its decision झारखंड गवर्नर। तो बेसिकली सेकंड ओपिनियन क्या होता है? सेकंड ओपिनियन होता है is an opinion on a matter disputed by two or more party. Second opinion क्या होता है? Is an opinion on a matter disputed by two or more party. Basically गवर्नर से भी पूछा जा रहा है कि अभी आगे जो डिसीजन है वो क्या लेना चाहिए with respect to CM disqualification. With respect to एग्जाम जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो ये है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? अगर कोई एमएलए या एमपी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफिस को। अगर ये प्राइवेट ऑफिस हो तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है, बट अगर गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड करता है तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। अगर वो बेनिफिट भी
ले रहा हो इस ऑफिस से। अब करंटली भी और इन फ्यूचर में भी। जैसे कोई एमएलए अगर ये बोल दे कि भाई मैं ये गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड कर रहा हूँ बट मैं यहाँ से कोई सैलरी नहीं ले रहा हूँ, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं है। बट बात ये है कि उस ऑफिस के बेनिफिट वो इन फ्यूचर क्लेम कर सकता है, इसीलिए वो भी क्या होगा, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हो सकता है करंटली बेनिफिट ना ले रहा हो बट फ्यूचर में बेनिफिट्स लिए जा सकते हैं। इफ इट इज ए गवर्नमेंट ऑफिस देन इट इज ए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर कोई होल्ड करता है तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट योर एग्जाम, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करी जाए तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बोला है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो है कैपिटल पनिशमेंट के लिए वो एसेंशियल है। कैपिटल पनिशमेंट से पहले साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना बहुत जरूरी है। Court has said that the psychological evaluation of condemned prisoner by expert doctor and access to them by mitigating investigator are essential before hearing begins on their appeal against the death penalty। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन पहले ही हो जानी चाहिए पर्सन की, जो भी हेयरिंग स्टार्ट हो उसके ऊपर डेथ पेनल्टी। ठीक है, the court was hearing appeal against the death sentence filed by convicts presently lodged in नासिक सेंट्रल जेल। अभी ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो डेथ सेंटेंस के लिए जो केस है उसकी सुनवाई कर रहा है। तो अभी एक रिसेंटली वर्डिक्ट दिया है कि साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना चाहिए पर्सन का, अभी डेथ पेनल्टी की हेयरिंग स्टार्ट हो। क्लियर? तो अगर बात करी जाए विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट, तो कैपिटल पनिशमेंट में ये मानना है कुछ लोगों का कि कैपिटल पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो डिबेट इस पे हमेशा लगा रहता है, सुप्रीम कोर्ट में भी काफी केसेस हैं इसको लेके। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इस रिपोर्ट की बात करी जाए तो invaluable assistance for the court to have an independent and holistic picture of physical and mental condition of the person। अगर फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन ऑफ द पर्सन पता है तो एक तरह से कोर्ट जजेस को इंडिपेंडेंट पिक्चर क्लियर होती है उस पर्सन के बारे में जिसके बारे में उनको निर्णय लेना है। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या होता है, इसके साथ साथ बैकग्राउंड भी पता चलता है जजेस को और वो बेटर वे में फैसला ले पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बात करी जाए बच्चन सिंह केस वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980 की, विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल पनिशमेंट एक डॉक्ट्रिन आई थी, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर क्या है, इसमें जो स्टेट ऑफ पंजाब है, पंजाब हाई कोर्ट है, उसमें उसने यही बोला था कि कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है अगर क्राइम जो है वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, और उसमें कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है व्हाइल मैंडेटिंग अ कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ सीरियस सर्कमस्टांसेस इन कनेक्शन टू द एक्यूज्ड। जो भी सर्कमस्टांसेस रहे उस पर्सन ने ऐसा क्राइम क्यों किया, इसको भी कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, और अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है तो उसमें कैपिटल पनिशमेंट भी हो सकती है, और कैपिटल पनिशमेंट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही होनी चाहिए। इट वाज द जनरली वर्डिक्ट ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम इसमें यही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर नेक्स्ट टॉपिक की बात करी जाए तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि स्टेट शुड हैव यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन लॉ एंड ऑर्डर। बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर में सभी स्टेट्स की सेम पॉलिसी होनी चाहिए,
तो ये कौन बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं हमारे होम मिनिस्टर। ठीक है, और इसमें हमारे पॉलिसीज जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यूनियन मिनिस्टर भी इसमें ये कह रहे हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और साइबर क्राइम, ठीक है, रीजनल एंड इंटरनेशनल बाउंड्रीज, इसको लेके सभी स्टेट्स के लॉज क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक है, तो इसको क्यों सुजेस्ट करा जा रहा है? इसको सुजेस्ट इसलिए करा जा रहा है ताकि काउंटर कर सके टेरर एक्टिविटीज को। Each state should have national investigation agency office by 2024. This is the suggestion. फिर बात करी जाए सेंट्रलाइजेशन ऑफ डाटा ऑन टेरर एंड अदर क्राइम फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ वन डाटा वन एंट्री। वन डाटा वन एंट्री का जो स्कीम है, प्रिंसिपल जो है, वो होना चाहिए हर स्टेट में। हर स्टेट के पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अमेंडमेंट वुड बी प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। Suggestion have been received on revamping the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure. अगर बात करी जाए फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एजेंसीज की, तो इसमें कौन कौन किस एजेंसीज का काम होगा? NIA। ठीक है, तो ये कैसे किस लिए काम करता है? इंटरेस्टेड टू मेंटेन अ नेशनल टेरर डाटाबेस। NIA का क्या काम है? मेंटेन करना नेशनल टेरर डाटाबेस। फिर है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इसका काम होगा मेंटेन करना डाटाबेस ऑफ फाइनेंशियल क्राइम। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, इसको बनाना है डाटाबेस ऑफ ड्रग्स, नार्को क्राइम्स। नेट ग्रिड, नेट ग्रिड में क्या होगा? 11 एजेंसीज कॉमन प्लेटफॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नेट ग्रिड इज ए प्लेटफॉर्म जिसमें 11 एजेंसीज जो हैं, जो डाटाबेस बनाएंगी अपना एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। दैट इज बेसिकली नेट ग्रिड प्रोग्राम। अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करी जाए तो लॉ एंड ऑर्डर क्या है? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होम मिनिस्टर जी स्टेट्स को बोल रहे हैं कि सेम लॉ होना चाहिए। बट लॉ एंड ऑर्डर क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट है, इसलिए स्टेट्स को सेम लॉ बनाना चाहिए, ये बोला जा रहा है। अब सेम लॉ कैसे बनेगा? विद डिस्कशन। एक मीटिंग होना चाहिए जिसमें सेंटर प्लस स्टेट्स हिस्सा लें और एक फ्रेमवर्क हो जिसको डिस्कस किया जाए स्टेट्स के साथ। फिर इम्प्लीमेंट करना है कि नहीं करना है, इट इज अप टू द स्टेट, बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर इज द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, तो but it is a state subject, but constitution provide a special power to Ministry of Home to intervene in matter concerning national security. तो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात है तो होम मिनिस्ट्री कैन इंटरफेयर। क्लियर? एंड मिनिस्ट्री फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंड एडवाइजरी टू द स्टेट। रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने एडवाइजरी सेंड करा स्टेट को, दे शुड हैव सेम लॉ। Now the next topic is Election Commission of India proposal on Model Code of Conduct. तो अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लिए एक सजेशन दिया है, जिसमें बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टी जो हैं उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा हाउ दे प्लान टू फाइनेंस मिसेस। जो भी पॉलिटिशियन मैसेज देते हैं लोगों को अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उसको वो कैसे फाइनेंस करेंगे, ये पॉलिटिकल पार्टीज को बताना चाहिए। दिस शुड बी द अमेंडमेंट इन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। अब अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करी जाए ना, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को बनाया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही है, बट किसकी सहमति से बनाया है? पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से। ठीक है, सबसे पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया गया था केरला में। केरला गवर्नमेंट ने ये बनाया था 1969 में। ठीक है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इसका एक डॉक्यूमेंट बना के बहुत सारी स्टेट्स को भेजा था। एंड अगर बात करी जाए 1972 तक, तो 3 स्टेट जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया एंड वेस्ट बंगाल हो गया, इन्होंने इसको लेके फ्रेमवर्क
बनाया। देन इलेक्शन कमीशन ने सभी इश्यूज को देख के एक और डॉक्यूमेंट बना के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को भेजा एंड पॉलिटिकल पार्टीज एग्री हुई एक्चुअल में कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, जब भी इलेक्शन हो तो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। सो बेसिकली इट इज मेड विद द परमिशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, इसके पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन होता है, लेट्स से अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है एंड कोई पर्सन इसका उल्लंघन कर देता है, ठीक है, तो इसको पनिश कौन करेगा? नो वन इज हेयर टू पनिश हिम, कोई इसको पनिश नहीं करेगा, बट विल पनिश जनता। तो पब्लिक है, पब्लिक है वो सब कुछ देख रही है कि इस पर्सन ने भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वायलेट कर दिया। पब्लिक का रिएक्शन जो है वो इलेक्शन वोटिंग के टाइम चेंज हो सकता है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टी डरती हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक्चुअल में ओबे करती हैं। ठीक है, वैसे इसके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई अथॉरिटी इसको पनिश करेगी। असल में जो पनिशमेंट करती है वो जनता ही करती है। ठीक है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेसिकली ऐसा अमेंडमेंट क्यों इलेक्शन कमीशन रिकमेंड कर रहा है कि इसमें कुछ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है कि इससे ना मिसलीडिंग जो करी जाती है पार्टीज के द्वारा, ठीक है, भाई हम ऐसा कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे, लोगों को ऐसे लुभावने बातें दे देते हैं कि जिसको कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता फाइनेंशियली भी। ठीक है, तो बेसिकली मिसलीडिंग जो होगी वो कम होगी। इट विल स्टॉप प्रोसेस ऑफ प्रोमिसेस एंड अननेसेसरी कंपटीशन। ठीक है, तो मतलब जब एक पार्टी बोलती है तो दूसरी पार्टी भी तुम्हें जो बोलना स्टार्ट कर देती है, इलॉजिकल चीजें, इलॉजिकल अनाउंसमेंट करना स्टार्ट कर देती है, तो बेसिकली ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, इट विल चेक वेरिसिटी ऑफ द फिगर गिवन बाय द पार्टीज एंड हेल्प इन बेटर फिस्कल मैनेजमेंट। बेसिकली ऐसा नहीं कि किसी पार्टी ने बोल दिया हम 40,000 करोड़ स्कीम लेके आएंगे, 4 लाख करोड़ की स्कीम लेके आएंगे, तो बेसिकली सोच समझ के पार्टीज बोलेंगी एंड एक बेटर फिस्कल मैनेजमेंट हो पाएगा। ठीक है, और जो स्कीम होंगी वो सरकार के द्वारा कोई उनका पार्टी का मैनिफेस्टो होगा, वो एज पर द बजट होगा। ठीक है, बजट को देख के होगा। तो इससे अल्टीमेटली फायदा किसको होगा? जनता को ही फायदा होगा। ठीक है, और जो गवर्नमेंट का सही में ब्लूप्रिंट होगा लोगों तक पहुंचेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज दिशा। दिशा क्या है? डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी। तो अभी रिसेंटली हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने दिशा की मीटिंग को एक्चुअली प्रिजाइड किया, जो कि फुली सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब जिसमें कुछ फंड सेंटर देगा, कुछ फंड स्टेट देगा। ठीक है, तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, और ये जो डिस्ट्रिक्ट है has emerged as North India power hub with a series of active power project in total expected to generate more than 6,000 megawatt of electricity। ठीक है, बेसिकली ये जो है वो नॉर्थ इंडिया का पावर हब बन के निकला है किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम। अगर दिशा की बात करी जाए तो ये क्या है? It has been formed to ensure better coordination among all the elected representatives in parliament, state legislature and local government। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया है? ताकि जो हमारी पंचायती राज है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट है, आपस में कोऑर्डिनेट कर सके, इसीलिए क्या बनाया गया है? दिशा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम और एफिशिएंट टाइम बाउंड डेवलपमेंट। तो ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट होती है ना वो लोकल गवर्नमेंट ही कर पाती है, इसलिए लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज और अर्बन लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आए। स्टेट में
किसी कैपिटल में बैठ के, या अगर मैं बोलूँ सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बैठ के ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी नहीं बना सकती, उसके लिए ग्राउंड लेवल पे भी लोग चाहिए, और उसके लिए क्या होती है, लोकल गवर्नमेंट होती है। बट अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। तो इसी को देखते हुए दिशा जो है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी, ये इसको स्टार्ट करा गया। सो इट इज ए गवर्नमेंट वाइड इनिशिएटिव that seek to promote participative governance, पार्टिसिपेटेड गवर्नेंस। तो जैसे ही लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट आया है ना, लोग, लोकल लोग हैं, उनका पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं कैसे लोगों तक पहुंचेंगी, उसको क्या बोलते हैं, गवर्नेंस। तो अब लोगों ने भी इसके ऊपर काम करना, पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे जो गांव का प्रधान है, गांव के लोग हैं, वो भी गवर्नेंस का पार्ट बन रहे हैं धीरे धीरे। इसको क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी एंड डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। ठीक है, दिशा प्रोग्राम से जो इंटरेक्शन है बिटवीन लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इंक्रीज हो रहा है। दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन दिस दिशा। अगर दिशा का ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव क्या है, दिशा सीक्स टू अचीव दिस बाय फैसिलिटेटिंग अ क्वार्टरली रिव्यू ऑफ ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं, जो जो भी विलेजेस हैं, जो भी ग्राम पंचायतें हैं, वहां पे क्या डेवलपमेंट हुई है, इसकी रिपोर्ट किसके पास होती है, दिशा के पास। इसको रिव्यू कौन करता है, दिशा। चेयरमैन कौन होते हैं दिशा कमेटी के, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा के सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं, इलेक्टेड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एंड नॉमिनेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनको नॉमिनेट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दिशा कमेटी की मीटिंग के बारे में बोला जाए तो ये क्वार्टरली बेसिस पे होती है, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो पार्टिसिपेट करती है। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वीनिंग द मीटिंग एंड ensuring इफेक्टिव एंड टाइमली फॉलो अप। जो डीसी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, वो इसका टाइमली रिव्यू करते रहते हैं, और ये मीटिंग इफेक्टिवली हो इसका पूरा ध्यान डीसी रखते हैं। Next news is also very important. India's GDP growth make the switch to eco-friendly path. तो अभी बेसिकली जो आरबीआई का रिसेंट रिपोर्ट है, उसमें ग्रीन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब ग्रीन जीडीपी की बात करी गई है, और इसमें यह बताया गया है कि ग्रीन जीडीपी हैज टर्न्ड अ कॉर्नर इन द 21st सेंचुरी बाय ग्रोइंग फास्टर देन ट्रेडिशनल जीडीपी। ठीक है, तो ग्रीन जीडीपी कंसेप्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा है रेदर देन ट्रेडिशनल जीडीपी। और country to measure to cut carbon emission, improve resources use efficiency and boost clean energy capability। तो बेसिकली ग्रीन एनर्जी का जो कंसेप्ट है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमीज जो है वो कार्बन एमिशन के ऊपर रोक लगा रही हैं। ठीक है, अपने रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज करने की कोशिश कर रही हैं, और क्लीन एनर्जी की कैपेबिलिटी को अपनी बढ़ा रही हैं। अगर ग्रीन एनर्जी जीडीपी की बात करी जाए तो ग्रीन जीडीपी क्या रहती है कि जीडीपी को इस तरह से कैलकुलेट करना ताकि आपकी इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में वो भी ली जाए। जैसे अगर आप कोई रोड बनाते हो, रोड बनाने में जो आप पेड़ काटते हो, तो पेड़ काटना क्या है, एक तरह से इन्वायरमेंटल कॉस्ट है। इन्वायरमेंटल कॉस्ट को आप काउंट करो, ठीक है, और इसकी जो कॉस्ट है इसमें री इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, इट इज लेस देन जीडीपी इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट इको फ्रेंडली।
इको फ्रेंडली अगर जीडीपी नहीं है तो देखो क्या है, अगर ये लेट्स से रोड बना है, इस रोड को गिरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर एनवायरनमेंट अपने लेवल पे आ जाए तो, है ना। एनवायरनमेंट इस विद इन सेकेंड में इस रोड को गिरा सकता है। एग्जाम्पल है, जो भी हिमाचल प्रदेश में अभी किन्नौर में लाहौल स्पीति में आपके रोड गिरे, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स थे, रोड प्रोजेक्ट्स थे, पहाड़ी गिर गए पूरे पूरे। तो एनवायरमेंट कॉस्ट को हमेशा लेना चाहिए जब भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर जीडीपी वगैरह ग्रोथ की बात कर रहे हो, एनवायरमेंट कॉस्ट को लेके उसकी बात करो। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, ग्रीन जीडीपी। ठीक है, तो बेसिकली 2019 की बात करी जाए तो ये ग्रीन जीडीपी अराउंड 6% थी। ठीक है, तो अब it was lowered by around 8%. A smaller deficit now means India has been able to cut down environmental losses. ठीक है, तो ये important है with respect to your exam, तो green GDP important है। अगर बात करी जाए ग्रीन जीडीपी होती क्या है, तो पहले आपको पता होना चाहिए जीडीपी क्या होती है। जीडीपी होती है मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि प्रोड्यूस हो रही हैं आपकी बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर। लेट्स से दिस इज द कंट्री, इस कंट्री की बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका मार्केट वैल्यू क्या है, उसको बोलते हैं जीडीपी। ग्रीन जीडीपी क्या है, इस टर्म it is used generally for expressing GDP after adjusting environmental damage। ठीक है, तो जो भी आपने ग्रोथ करा है, एनवायरमेंट को कितना लॉस करा है, ठीक है, तो वो भी एनवायरमेंट को एडजस्ट, एनवायरमेंटल कॉस्ट को एडजस्ट करके जो जीडीपी निकाली जाती है तो उसको बोलते हैं ग्रीन जीडीपी। तो इसका कंसेप्ट कहाँ से आया, इसका कंसेप्ट आया है चाइना का, चाइना से। ठीक है, तो दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट। इन अदर वर्ड, ग्रीन जीडीपी इज मोनेटाइजेशन of the loss of biodiversity caused by climate change. It is calculated by subtracting resource depletion and environmental degradation from traditional GDP। जो भी आपने ग्रोथ करा है, सारी चीजें करी हैं, रिसोर्सेज का कितना डिप्लीशन करा, एनवायरनमेंट का कितना डिग्रेडेशन हुआ, सभी को माइनस कर दो, जो भी आपकी जीडीपी ग्रोथ है वो आपकी सही में रियल जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर आप एनवायरनमेंट की कॉस्ट को माइनस करते हो ग्रोथ से, जीडीपी से, तो वो एक तरह से रियल में आपको ग्रोथ दिखेगी। अदरवाइज अगर आप एनवायरनमेंट की कॉस्ट को नहीं ले रहे हो, एनवायरनमेंट के ऊपर मतलब आप काम नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट व्हाट यू हैव डन इन द एनवायरनमेंट, आपने कितने रिसोर्स जो है वो वेस्ट करे, तो अल्टीमेटली इसका जो खामियाजा है वो फ्यूचर में कभी ना कभी इकोनॉमीज को भुगतना पड़ता है। एग्जाम्पल अभी यही है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसी कारण है कि हमने एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के ग्रोथ नहीं करा। तो इससे क्या होगा, जो रिसोर्सेज रहेंगे वो मैनेज रहेंगे, सस्टेनेबल रहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी देश में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब फ्यूचर के लिए भी हम रिसोर्सेज को संभाल के रखेंगे, जो हमारी आने वाली जनरेशंस हैं। It is an indicator not only how country prepared for sustainable economic development, but also waste per capita and carbon dioxide emission growth। ठीक है, ये भी इसमें आता है। तो एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व। तो ये क्या सुजेस्ट करते हैं, कुजनेट कर्व, एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व क्या सुजेस्ट करता है, ये सुजेस्ट करता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनिशियली लीड टू डिट्रॉयड द इन द एनवायरमेंट। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली कोई भी इकोनॉमी क्या होती है, प्राइमरी इकोनॉमी होती है। प्राइमरी इकोनॉमी में एनवायरमेंटल रिसोर्सेज जो होते हैं उनका रिग्रेडेशन ज्यादा होता है, बट आफ्टर सर्टेन लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ सोसाइटी जो है वो सीखती है कि नहीं, जो है हमें इम्प्रूव करने चाहिए अपने रिलेशन एनवायरमेंट के साथ। ठीक है, तो एनवायरमेंट का लेवल जो है वो रिड्यूस करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है
एक तरह से अच्छा रिलेशन बन जाता है उसका एनवायरनमेंट, और इकोनॉमिक ग्रोथ एनवायरनमेंट के साथ पॉजिटिवली ग्रो करती है। ये कंसेप्ट है किसका? एनवायरमेंटल कुजनेट कर्व का। अगर कुजनेट कर्व को देखें हम, डायग्राम ऑफ कुजनेट कर्व कुछ ऐसा है कि जब प्री इंडस्ट्री इकोनॉमी होती है तो तो एनवायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका डिग्रेडेशन ज्यादा होता है, बट लेवल पे आके कुछ लेवल पे आके एक टर्निंग पॉइंट आता है, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डिग्रेडेशन है एनवायरमेंट के रिसोर्सेज का। फिर इसके बाद क्योंकि सर्विस सेक्टर भी आना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर है, और यहाँ पे टर्शियरी सेक्टर है। तो बेसिकली एक पॉइंट के आने के बाद जो डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट है वो कम हो जाता है, इसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, और इसके बाद लगातार गिरना स्टार्ट हो जाता है एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन। जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ती रहती है, तो इसको बोलते हैं क्यूजनेट कर्व। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर इन्वायरमेंट जैसा कंसेप्ट आता है तो, और अगर इसको आपको ग्रोथ के साथ कनेक्ट करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है ग्रोथ के साथ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन सिंथेसिस रिपोर्ट 2022। तो ये जो है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है वो बेसिकली क्यों लाए गए हैं? इसीलिए लाए गए हैं ताकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं वो पूरे हो सके, ठीक है। और नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन क्या है? प्लेस्ड बाय द कंट्रीज टू अरेस्ट क्लाइमेट चेंज, ठीक है, आर इनसफिशिएंट, नोटेड अ न्यू रिपोर्ट रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये जो रिपोर्ट है एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट, ये किसके द्वारा ली गई है, किसके द्वारा निकाली गई है? यूएनएफसीसीसी। अगर इस रिपोर्ट की बात करी जाए तो ये एनुअल रिपोर्ट रहती है जिसमें क्लाइमेट कमिटमेंट्स जो कंट्रीज ने करे हैं उनके बारे में बात होती है, जिसको क्या बोलते हैं? नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो कि कंट्रीज के द्वारा बनाए जाते हैं। और वो ग्रीन हाउस गैसेस को कितना एमिट करेंगे, कितना रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। तो अपडेटेड एनडीसी जो है required by the red chatting mechanism of the Paris Agreement. Okay. As per this, country must revise their pledge to be more ambitious every 5 year. तो हर 5 साल में कंट्रीज को अपनी जो प्लेज है, अपने जो नेशनली डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, इनको क्या करना चाहिए? रिवाइव करना चाहिए, रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज द रिकमेंडेशन ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो इसकी जो की फाइंडिंग्स हैं वो क्या है? तो एमिशन लेवल रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपोथेटिकल इम्प्लीमेंटेशन। देखो जो कंट्रीज ऐसे हवा में ही बोल देती हैं कि भाई हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ठीक है, ठीक है, तो ये अबाउट 5% लोअर इन 2030 compared to the report previous edition. The emission level resulting from hypothetical implementation of the latest NDC are about 5% lower in 2030. Cumulative CO2 emission in 2020 to 2030 based on latest NDC would likely use up 86% of remaining carbon budget. Addition elements are NDC targets that are dependent on the availability of financial, technical, and other form of assistance, particularly in the case of developing country. अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया हैज मेड वन ऑफ इट्स न्यू एनडीसी टारगेट कंडीशन। So the country will switch 50%
50% of its total power capacity to non-fossil resources by 2030. So it is the pledge of India. हम non-fossil fuel जो है वो use करेंगे by 50% 2030 तक. This pledge depend on the transfer of technology. So now this is very important. Transfer of technology and low cost international finance and including green climate fund. बेसिकली देखो वी आर द डेवलपिंग कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री होना अगर हम हैं तो हमें डेवलप भी होना है. डेवलप होने के लिए हमें जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जो क्लाइमेट चेंज है, ये ग्रीन हाउस गैसेस जो होंगी वो भी एमिट होंगी, ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी वजह से होगी. अगर ये कम से कम हो तो हमें जो डेवलप कंट्रीज हैं उनकी टेक्नोलॉजी चाहिए, उनसे फंडिंग चाहिए. ठीक है, तो जो डेवलपिंग कंट्री है वो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई आप तो डेवलप हो गए, आपने तो एनवायरनमेंट का लॉस कर दिया, अब हमारा क्या. आप हमारे बारे में भी सोचो. अगर आप बोल रहे हो कि अच्छा एनवायरनमेंट वगैरह ध्यान रखना है, ये चीजें करनी है, तो हमारा भी ध्यान रखो, हमें भी थोड़ी फंडिंग दो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो ताकि कम से कम एनवायरनमेंट का लॉस करके भी डेवलप हो जाए जल्दी से जल्दी. ठीक है, सो दिस इज द इशू विद रिस्पेक्ट टू योर एनडीसी, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल टीबी रिपोर्ट, जो कि WHO के द्वारा निकाली गई है. ठीक है, तो WHO ने अभी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जो है उसको रिलीज किया. ठीक है, it is that COVID-19 pandemic has set back year of progress on nearly every TV indicator. तो इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? It provide a comprehensive and up-to-date assessment of TB epidemic and of progress in prevention, diagnosis and treatment of the disease at global, regional and country level. This is done in the context of global TB commitment, strategies and targets. ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे और कंट्री लेवल पे प्रिवेंशन, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट टीबी के कैसे रहे, इसका असेसमेंट ग्लोबल टीबी रिपोर्ट में दिया गया है. अगर 2021 की बात करी जाए तो 10.6 मिलियन पीपल increased by 4%. ठीक है, estimated 10.6 million people increased by 4% from 2020, while the burden of drug resistance TB increased by 3% in the same duration. ठीक है, न्यू केसेस जो हैं वो 4% राइज कर रहे हैं. ये केसेस कितने हैं? 10.6 मिलियन पीपल. ड्रग रेजिस्टेंस के केसेस जो हैं वो 3% तक इंक्रीज हुए हैं अगर बात करी जाए टीबी की. मतलब ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है कि टीबी की अगर आप दवाई भी लोगे तो वो आपके ऊपर काम नहीं करेगी. दवाई लोगे वो आपको सही ठीक नहीं करेगी, तो उसको क्या बोलते हैं कि दवाई जो है वो ड्रग रेजिस्टेंस होगी. टीबी की अगर बात करी जाए तो टीबी जो है वो इसके कारण होता है, ये होता है इट इज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. एक बैक्टीरिया होता है उसके द्वारा ये कॉज होता है. Tuberculosis generally affect lungs, but it can also affect other part of the body. Prevention of TB involves screening those at high risk, early detection and treatment of cases, and vaccination with Bacillus calmette-guerin (BCG) वैक्सीन. BCG वैक्सीन जो है दी जाती है टीबी पेशेंट्स को. एवरी ईयर टीबी किल्स अप्रोक्सीमेटली 2,20,000 people in India and 1.6 million people worldwide, which is huge in number. ठीक है, तो with respect to टीबी आपको ये डाटा होना चाहिए. नेक्स्ट जो न्यूज है दैट इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियस ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर. तो दिस इज द लास्ट न्यूज. इंडिया का
फर्स्ट इंडिजिनियस ओवर हाउसर मैग्नेटोमीटर जो है वो डेवलप हुआ है. Indian scientists have developed an indigenous overhauser magnetometer, one of the most accurate magnetometer extensively used by all magnetic observatory around the world. So India first indigenous overhauser magnetometer जो है वो डेवलप हुआ है. It is developed by Indian Institute of Geomagnetism. It is an autonomous research institution under Department of Science and Technology, Government of India. अगर बात करी जाए, it is installed at अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी. यहाँ पे इंस्टॉल किया गया इसको अलीबाग मैग्नेटिक ऑब्जर्वेटरी में. And it has the potential to reduce India's reliance on commercial overhauser magnetometer for geomagnetic field measurement. ठीक है, तो जो हमें कमर्शियली मैग्नेटोमीटर लेना पड़ता था वो हमारी जो रिलायंस है उसको रिड्यूस कर देगा. इट्स एक्यूरेसी रिप्रोड्यूस द जियोमैग्नेटिक diurnal variation accurately and precisely showed the signature of various space weather events such as in geomagnetic storm, sudden impulse. तो बेसिकली इसकी जो कैलकुलेशन है इट इज वेरी एक्यूरेट, प्रिसाइज, और जो भी जो मैग्नेटिक स्टॉर्म आते हैं, सडन इंपल्सेस आते हैं, इसको ये एक्यूरेटली एंड प्रिसाइजली कैलकुलेट कर सकता है. एंड इट इज बिल्ड बाय इंडिया. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. अगर इसकी बात करी जाए तो इमेज ऑफ दिस इज लाइक दिस. So this is your south pole, this is your north pole. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है. एंड दिस इज योर मैग्नेटिक साउथ पोल, दिस इज योर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल. ठीक है, तो ये ऐसा दिखता है. और अगर इसकी बात करी जाए तो ओवरहाउसर मैग्नेटोमीटर है क्या? इट इज अ डिवाइस दैट मेजर मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. अर्थ इज गिगांटिक मैग्नेट. हमारी अर्थ क्या है? एक गिगांटिक मैग्नेट है. एक्सपेरिमेंट शोज दैट वेरिएशन इन द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आर लिंक्ड टू द वैरायटी ऑफ वेदर फिनोमिना. As a result, scientists all over the world can consistently measure changes in the Earth's magnetic field. तो अर्थ के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लगातार चेंज होती रहती है, और इसको लेके इंस्ट्रूमेंट जो है वो काफी एक्यूरेट होना चाहिए. एंड इंडिया हैज डेवलप्ड इट्स ओन मैग्नेटोमीटर. अगर इसकी बात करी जाए, आर नोन फॉर देयर हायर एक्यूरेसी, हायर सेंसिटिविटी, higher power consumption, and hence find application in all magnetic observatory worldwide as well as international space program. तो बेसिकली ये काफी एक्यूरेट है, काफी एफिशिएंट है, काफी हाईली सेंसिटिव है. इंटरनेशनल लेवल पे भी इंडिया की काफी तारीफ हो रही है. इंडिया ने इसको डेवलप करा है. एंड नाउ हमारी रिलायंस भी मैग्नेटोमीटर को लेके जो है वो कम हो गई है विद रिस्पेक्ट टू दिस डेवलपमेंट. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक जो है, दिस वाज नॉट द लास्ट टॉपिक, टॉपिक अभी है एचबीबी एंड रक्षण. तो जो यूपी है उन्होंने, यूपी उत्तर प्रदेश जो है, यूपी प्रमोट टॉम्ब ऑफ मुस्लिम डिवोटी ऑफ कृष्णा फॉर टूरिज्म. ठीक है, तो अभी ये जो था न्यूज में था, इट वाज द आर्टिकल ऑफ द हिंदू, ताज बीबी एंड रस खान. तो हु वाज, व्हाट इज ताज बीबी? ताज बीबी was born in 17th century. Taj Bibi father name was Padna Khan. Taj Bibi also known as Mughal Mirabai. Very important. Who is known as Mughal Mirabai? So it is Taj Bibi. Was the daughter of Muslim nobleman appointed by Mughals to protect
Gokul area. Okay. Raj Bibi was married to Emperor Akbar. This is again very important. Emperor Akbar had great reverence for Gosen Chiri Vittalnath ji, and he used to come to Govardhan from time to time and to have darshan of Gosen ji. ठीक है, तो जो अकबर थे वो गोवर्धन टाइम टू टाइम आते रहते थे टू हैव द दर्शन ऑफ गुसेन जी. Once Taj Bibi came to Govardhan and see Hussain ji with permission from Akbar. Taj Bibi returned to Delhi after a few days as per Akbar order. So basically, Taj Bibi also known as what Mughal Mirabai because she was the devotee of Krishna. Clear? So इनकी टॉम्ब को जो है वो यूपी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फॉर इंक्रीजिंग द टूरिज्म. Was Ras Khan. So Sayyid Ibrahim Khan was an Indian Sufi Muslim poet who came to be the devotee of Hindu deity Krishna. Ras Khan was his Hallus name. Ras Khan क्या नाम था क्या नाम था का नाम था उनके एंड इनका जो असली नाम था दैट वाज सर सैयद इब्राहिम खान and he was the devotee of Krishna. He accepted Krishna as supreme god, ठीक है, स्वयं भगवान and became Vaishnav. ठीक है, he was Muslim and he became Vaishnav. He died in 1628. His Madhi is in Mahaban, about 6 miles east of Mathura. He translated Bhagavad Puran into Persia. Very important. The poetry of Ras Khan focused on Lord Krishna. Rachnavali is the collection of Ras Khan poetry. His poetry is in the form of Doha, Padavali, and Savaiya. Ras Khan Hariboli writings are numerous and 5 most important being the Sujana Raskhana and Prema Vatika, the Dona Lila Astayama and collection of Padas. तो ये इनकी 5 जो हैं वो न्यूमरस राइटिंग्स हैं. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट रश खान एंड ताज बीबी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एंड रिसेंटली ये न्यूज में था, इट वाज द आर्टिकल गिवन इन द हिंदू. तो पूछा जा सकता है आपसे विद रिस्पेक्ट टू ताज बीबी एंड रश खान. नेक्स्ट न्यूज है मनगढ़ धाम. तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल पे ट्रिब्यूट टू अनसंग हीरोज ऑफ भिल ट्राइबल कम्युनिटी. तो ही विल गिव ट्रिब्यूट टू भिल कम्युनिटी जो हीरो रहे हैं, अनसंग हीरो रहे हैं भिल ट्राइबल कम्युनिटी के ड्यूरिंग विजिट द मनगढ़ धाम राजस्थान. तो मनगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में. तो मनगढ़ धाम के बारे में अगर बोला जाए तो मनगढ़ धाम इज नोन एज massacre of tribals took place 6 years before Jallianwala Bagh and is sometimes referred to as Adivasi Jallianwala. मनगढ़ धाम is referred to as Adivasi Jallianwala. इसमें क्या हुआ था? British forced kill 100 of the tribal of on November 17, 1930 in the hill of मानगढ़, जो कि राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे है. तो ये कहाँ पे है? मनगढ़ धाम कहाँ पे है? राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पे, जहाँ पे बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है. तो यहाँ पे जो सोशल रिफॉर्मर गोविंद गुरु led the gathering of tribal and forest dweller in 1930 in Mangarh against British Raj. Mangarh Dham is very important. It has a historical background of
भील ट्राइब, अगर भील ट्राइब की बात करी जाए तो भील वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम व्हील, इसका मतलब होता है बो, एरो, बो एंड बो, धनुष, इन ए द्रविडियन लैंग्वेज। अगर भील ट्राइब की बात करी जाए तो धनुष पुरुष ऑफ इंडिया बोला जाता है इनको, बिकॉज दे हाईली अडेप्ट इन लर्निंग धनुष। ठीक है, शिकार भी करते थे ये और धनुष इनके पास होता था, तो इनको क्या बोला जाता है, धनुष पुरुष ऑफ इंडिया, भील ट्राइब को। भील्स आर ग्रुप ऑफ ट्राइबल पीपल स्कैटर्ड थ्रूआउट द इंडिया फ्रॉम गुजरात in the west to Tripura in the east. As of 2013, they were the largest tribal group in India, with majority living in the state of Gujarat, Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh. सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, भील ट्राइब। They'll have rich and unique culture. The Balala subdivision is known as Pithoda painting. ठीक है, तो जो भील ट्राइब की ही एक भिलाला सब डिवीजन है, तो उनको किस लिए जाना जाता है, पिथोड़ा पेंटिंग, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, घूमर इज द ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ भील। घूमर इज द सिंबल ऑफ फेमिनिटी। यंग वुमेन take part in this dance and declare that they are stepping into women shoes. तो बेसिकली बहुत ही एक तरह से ब्रेव ट्राइब है, ठीक है, जिन्होंने इससे जो ब्रिटिश हैं उनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया। ठीक है, बहुत सारे जो आदिवासी भील हैं उन्होंने अपनी जान भी दी और 1930 को एक ब्रिटिश फोर्सेस ने बहुत सारे भील ट्राइब्स को मार दिया, जिसको आदिवासी जलियांवाला भी बोला जाता है। नेक्स्ट है ग्लाइफोसेट। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है ग्लाइफोसेट के यूज को एंड इट्स डेरिवेटिव, क्योंकि इससे इसके कारण क्या हो रहे हैं, इसके कारण बहुत सारे हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं और इससे ह्यूमन को भी और एनिमल्स को भी डेंजर है। अगर बात करी जाए न्यू रूल्स की, तो इट विल permit only for pest control operator to apply glyphosate. Pest control operator are licensed to use deadly chemical and eliminating pests like rodent. ठीक है, बाकी इसके अलावा इसका यूज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। अगर ग्लाइफोसेट की बात करी जाए तो इट इज herbicide applied on the leaf of plant to kill both broadleaf plant and grasses. The sodium salt form of glyphosate is used to regulate plant growth and ripen specific crop. तो बेसिकली इसको एज ए स्प्रेयर यूज किया जाता है प्लांट के ऊपर, प्लांट की लीव्स के ऊपर। ठीक है, glyphosate and its formulation are widely registered and currently used in more than 160 countries, including European Union and USA. तो फार्मर अक्रॉस द ग्लोब इसको यूज कर रहे हैं, ओवर 40 साल इसको, मोर देन 40 साल जो है वो इसको हो गए। इट्स यूज बिकम पॉपुलर इन कंट्री आफ्टर इलीगल कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड बीटी कॉटन। ठीक है, तो इसके बाद हाइब्रिड बीटी कॉटन इलीगल कल्टीवेटेड होना स्टार्ट हो गई थी इंडिया में, तो इसके बाद इसका यूज जो था वो काफी बढ़ गया था। और इसका यूज क्यों किया गया, ताकि इट इज मेनली यूज्ड इन टी प्लांटेशन टू कंट्रोल ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट। इट इज आल्सो यूज्ड इन नॉन क्रॉप एरिया टू प्रिवेंट प्लांट ग्रोथ। इससे रिस्क फैक्टर क्या है, क्यों इसको गवर्नमेंट जो पूरी है उसको रिस्ट्रिक्टेड कर रही है? इसका रीजन एक है, ग्लाइफोसेट इज बीइंग बैंड बिकॉज इट्स पोटेंशियल लिंक टू कैंसर इन ह्यूमन। तो इसके कारण क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है ह्यूमन को, एज वेल एज पोटेंशियली कॉजिंग डेथ ऑफ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट सच एज बीज। ठीक है, तो बीज वगैरह की भी इससे जो है वो डेथ हो जाती है, जिससे
जो इकोलॉजी है उसको भी काफी प्रभाव पड़ता है। Biologists have sounded the alarm over the serious decline of insect population that affects species diversity। तो बेसिकली इसकी वजह से बहुत सारी स्पीशीज जो है, इंसेक्ट स्पीशीज जो हैं, उनकी पॉपुलेशन में बहुत ही सीरियस डिक्लाइन देखने को मिला है, जिसके कारण अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, सो आई होप दीज टॉपिक्स आर क्लियर टू यू। सो अभी इसमें हमने 14 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे, जिसको हमने अलग अलग रिसोर्सेज से इकट्ठा किया था। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।